सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ समझी जा रही है और कई दहाइयों से लॉस में चलने वाली कौमी एयरलाइन अब मुकम्मल तौर पर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ऑलमोस्ट जा चुकी है। 75% शेयर्स इसके जा चुके हैं। आरिफ हबीब ग्रुप की क़यादत में कंसोर्शियम ने दिसंबर 2025 में PIA के 75% शेयर्स 135 अरब रुपए में खरीद लिए थे और अब यही ग्रुप हुकूमत के बाकी जो 25% शेयर्स हैं वो अब तकरीबन 45 अरब रुपए के बनते हैं, उनको खरीदने का वाज़ेह ऐलान ये कर चुका है। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम में आरिफ हबीब साहब ने इस हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू की है और हुकूमत ने इसके लिए 90 दिन की मोहलत दी है जो अप्रैल 2026 के आखिर तक है। PIA के 1955 में क़याम के बाद से हमने देखा कि किस तरह इसका एक बहुत उरूज रहा, फिर ये जवाल की तरफ भी गई। 2016 में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया गया, मगर बद इंतज़ामी के साथ जायद मुलाजमीन के अलावा पुराना फ्लीट और फिर 2020 के जाली लाइसेंस स्कैंडल जैसे मसाइल ने PIA जैसे इदारे को फिर कमज़ोर से कमज़ोर तर किया, जो कभी सिर्फ मुनाफा बख्श ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तान की पहचान भी हुआ करता था। अब इस इदारे में बद इंतज़ामी के बाइस माली साल 2025 तक ओवरऑल नुकसानात तकरीबन 800 अरब रुपए तक पहुंच चुके थे। प्राइवेटाइजेशन IMF प्रोग्राम की एक अहम शर्त भी थी और इसी मकसद के लिए मार्च 2024 में PIA होल्डिंग कंपनी बनाई गई और फिर मई 2024 में कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट किया गया। दिसंबर 2025 में नीलामी टीवी पर बराह रास्त सबने नशर होते देखी, बोली मुकर्ररा कीमत से ज्यादा रही। जनवरी 2026 में कैबिनेट ने इस फरोख्त की बाकायदा मंजूरी दी। नया कंसोर्शियम 125 अरब रुपए की इजाफी इन्वेस्टमेंट का वादा कर चुका है और मनसूबा यह है कि तैयारों की तादाद भी 18 से बढ़ाकर तकरीबन 38 की जाएगी। यूरोप और बरतानिया की बराह रास्त परवाजें बहाल होने से बड़ा फ़ायदा इसमें हुआ भी है और हो भी सकता है। हज और उम्रा ज़ायरीन पर तवज्जो दी जाएगी और पहले साल किसी मौजूदा PIA मुलाजिम को मुलाजमत से फारिग नहीं किया जाएगा। अब इस प्लान के तहत कंसोर्शियम PIA की इंतज़ामिया का चार्ज अप्रैल के आखिर तक ले लेगा और तवक्को यह है कि कंसोर्शियम के हुकूमती शेयर्स खरीदने के बाद PIA की नई इंतज़ामिया इस एयरलाइन को बेहतर तरीके से चला सकेगी और दुनिया की टॉप एयरलाइंस में इसको लेकर आने का आज़म भी जाहिर कर चुकी है। अब इंतज़ामी फैसले भी फिर लगता है बिना किसी रुकावट के इम्प्लीमेंट हो सकेंगे, जिससे सियासी मुदाखलत ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी, मगर ख़तरात ज़ाहिर अब भी मौजूद हैं। एविएशन मार्केट गैर यकीनी का शिकार है और PIA में मौजूद यूनियन नई इंतज़ामिया के किसी फैसले पर कोई मज़ाहमत भी कर सकती है, लेकिन अगर ये मनसूबा कामयाब रहा तो ये दीगर सरकारी इदारों की प्राइवेटाइजेशन के लिए एक ज़बरदस्त मॉडल बन और इससे प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को कितनी मदद मिल सकती है, PIA का रिवाइवल कितना बेहतर और कितना तेज़ी के साथ हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। इंजीनियर अब्दुल जब्बार साहब साबिक मेंबर हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल जब्बार साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब आरिफ हबीब साहब इसमें कह रहे हैं कि वो बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, PIA को टॉप एयरलाइंस में शामिल करेंगे। जो माजी के 4-5-6 साल गुजरे हैं उनको देखते हुए ये कितना आसानी से हो सकेगा या वाकई एक बड़ा चैलेंज होगा, ये रिवाइवल कितने अरसे में हो जाएगा PIA का? देखिए, आपने जो भी बातें की, सबसे पहले तो हम ये बात करें कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो हमारी एक मजबूरी है, क्योंकि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो है उसमें तकरीबन जो एग्रीगेट लॉसेस की हालिया फिगर आई है और टोटल जो अभी तक एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं दे आर रियली डिवास्टेटिंग फिगर। अब उस सब चीज़ों के हवाले से सिर्फ 3 अल्फाजात मेरा ख्याल है मैं कहना चाहता हूँ कि ना हम इसको एफिशिएंटली पब्लिक सेक्टर इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सका, न इसकी जो है वो इकोनॉमिक वायबिलिटी को जो है मद्देनज़र रख सका, न मेरा ख्याल है कि इसको किसी तरीके से जो है वो एक जो नाम था PIA का, जब PIA बनी थी उसके बाद बतदरीज उस नाम की जो डिक्लाइन थी उसमें मेरा ख्याल है कि एक इन्फ्लुएंस था, जिसको हम कह सकते हैं कि पॉलिटिशियंस का भी इन्फ्लुएंस था, ब्यूरोक्रेसी का भी इन्फ्लुएंस था, एक पब्लिक सेक्टर का बतौर कुल जो है वो एक इन्फ्लुएंस रहा, जिस इन्फ्लुएंस की कंक्लूजन में हमारी मजबूरी क्या बनी कि हम PIA को बेच दें। अब आपने जो बात कही कि जी वो उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो एक इन्वेस्टमेंट तो वो है जो मेरा ख्याल है कि नॉन पेड है, जिसको अंडरटेक किया गया है कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर उसके बाद चूँकि ये डीलिस्टेड और स्टॉक एक्सचेंज से चली गई थी, जब नई कंपनी वजूद में मेरा ख्याल है कि आ गई है और जब प्रोसीजरली वो उस स्टेज पे आ जाएगी कि उसको स्टॉक में भी लिस्टेड किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि आरिफ हबीब अपने उस एक्सपीरियंस जिसकी बुनियादों पे वो IPOs भी इशू करते हैं, जिसके बुनियादों के पर उनकी बड़ी से भी है और जो कि पाकिस्तान बतौर कुल जो है एक स्टॉक मार्केट को भी काफ़ी हद तक महदूद
लोगों के ज़रिए इन्फ्लुएंस करने के शवाहिद की बात तो नहीं करूँगा मैं कहूँगा कि ये चीज़ें आलम अश्कार पे हैं। तो इस मजबूती को हम देख सकते हैं कि कोई जो है वो मेरा ख्याल है कि एक कैपिटल रेजिंग या स्टॉक लिस्टिंग वगैरह में वो पैसे जो इनको लगाने हैं, मेरा ख्याल है कि हो सकता है वो पैसे वापस भी आ जाएं। वो इसी तरह आ सकते हैं जैसे अभी बैंक को जब प्राइवेटाइज किया गया था तो प्राइवेटाइजेशन के बाद भी पेमेंटें होती रहीं और वो पेमेंटें नफ़ों से पैसे बनाकर वापस हुई। इसी तरीके से मेरा ख्याल है कि कोई पीआईए के बारे में भी हमें कोई ज़्यादा शक नहीं होना चाहिए। मैं भी यही समझता हूँ कि स्टॉक के अलावा जो है बाकी सब चीज़ें जो है वो जो कि 12 महीने के गैप की आपने खुद बात की, एक टाइम पीरियड भी मिला हुआ है। तो इस हवाले से मैं कहता हूँ कि इस कंसोर्टियम के पास मेरा ख्याल है कि एक आर्ट एंड स्किल भी है, मौजूदगी भी है, स्टॉक में भी है, कारोबार में भी है, क्योंकि आप देखेंगे कि मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, कुछ इन्फ्लुएंस ग्रुप्स हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले से इन्फ्लुएंस है, कुछ पब्लिक सेक्टर के हवाले से जो है डायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस हैं। तो लेट अस होप के इस सारे एडवांटेज के साथ कि पीआईए के पास रूट्स हैं, पीआईए के पास डेस्टिनेशंस हैं, पीआईए के पास बहुत सारे राइट्स हैं, उन सब राइट्स को अगर हम कुछ देर के लिए वापस उस जगह पे आए कि एक नेशनल स्पिरिट में डायरेक्ट पॉइंट ऑफ लैंडिंग और डिपार्चर्स जो है जैसा इंग्लैंड के हवाले से कहे जाते हैं, यूरोपियन यूनियन की भी कुछ डेस्टिनेशन है, उस तरफ कनाडा की डेस्टिनेशंस हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की हैं, तो कुछ मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ट्रैफिक फ्लो बाय द नेशनल्स जो है एक प्रेफर्ड रूट समझकर किया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है जो मेरा ख्याल है पीआईए के साथ वन कैन से दैट पीआईए विल हैव पाकिस्तानी पैसेंजर्स मोर इन अ लार्जर नंबर देन गोइंग थ्रू वेरियस अदर डेस्टिनेशन स्टेइंग 7 to 8 hours हमसे इन ट्रांजिट एंड वेटिंग इवन समटाइम्स ओवरनाइट स्टे। तो ये इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि काफ़ी एक पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो इस कंसोर्टियम को अवेलेबल होंगे, जिसके वजह से जो है वो उम्मीद की जाती है। आई एम ऑल्सो मेकिंग अ ओपिनियन एक्सप्रेशन नॉट द मेजर्ड स्केल, कि उम्मीद की जाती है कि चीज़ें जो है वो दुरुस्ती की तरफ जाएंगी। उस दुरुस्ती में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 800 अरब रुपए आपको पता है जो है लॉसेस है, उसमें से 600 अरब रुपए पार्क भी किए गए थे हम से पीआईए होल्डिंग कंपनी में। तो गवर्नमेंट थोड़ा सा उस प्रेशर को जो इस वक्त भी गवर्नमेंट के ऊपर तकरीबन 2000 अरब रुपए हर साल इन टर्म्स ऑफ सब्सिडी, लोन्स, लैंडिंग्स और इन टर्म्स ऑफ इक्विटी इंजेक्शन जो गवर्नमेंट कर रही है, उसमें मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट पीआईए वाला जो सेक्टर है जिसका जो हिस्सा है वो माइनस हो जाएगा। और दूसरी तरफ मगर गवर्नमेंट अपने लिए तो एक लायबिलिटी लेकर बैठी है ना पीआईए होल्डिंग कंपनी में, जो मेरा ख्याल है फिर भी इस मुल्क का एक्सचेकर या एक आम आदमी जो है उसकी वापसी और उसकी अदायगी के लिए अपने एफर्ट्स, अपने आने वाली जनरेशन के एफर्ट्स जो है उसके बेस पे उसका रिटर्न बनेगा उन चीज़ों का जिसको हम कहते हैं कि लायबिलिटीज जो इस वक्त पार्क हो गई हैं, जो बन चुकी हैं, जो अपनी जगह पे दे आर स्टेइंग। खता कलामी की माजरत, लेकिन ये अब टोटल जो इसका अमाउंट बन जाएगा इन्वेस्टमेंट का ये 180 अरब का बन जाएगा। 125 अरब वो री इन्वेस्ट करेंगे, फ्लीट को बढ़ाएंगे। यानी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद ये इदारा प्रोडक्टिव मज़ीद बन सकेगा। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जहाँ 800 साढ़े 800 अरब का खसारा था, तो इसका मतलब ये इदारा प्रॉफिट भी क्रिएट कर सकता था, इसमें इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश भी थी। अगर ये इन्वेस्टमेंट पहले ही गवर्नमेंट ही अपने एंड से कर देती तो ये प्रॉफिटेबल बन सकता था और ये खसारा कम हो सकता था, या इसके लिए प्राइवेट सेक्टर का इन होना ज़रूरी था? देखिए, अब थोड़ी देर के लिए आप भी पिछले प्रोग्रामों में आपके साथ भी बात होती हो रही है, जब पार्क किए गए थे जो लायबिलिटीज को, आप यू रिमेंबर नफ़ा भी आया था सामने, आपके साथ बातचीत भी हुई इस सिलसिले में कि भाई पीआईए जो है वो फर्स्ट टाइम पीआईए ने क्या किया है, प्रॉफिट किया है। तो अब अगर एक स्ट्रिंजेंट कंट्रोल में हम कहें कि अगर इसको क्लीन कर कर और एक अच्छी मैनेजमेंट, एक अच्छी सुपरविजन, एक ट्रांसपेरेंट वे में ट्रस्ट एंड बोर्ड, ना कि सरकार जो है वो अपना कंट्रोल इस तरीके से लेती कि एक इन्फ्लुएंस के जरिए जो है इसको एडमिनिस्ट्रेट करती, जो होता रहा है, तो मेरा ख्याल है कि आई विल इवन थिंक दैट कि इट कुड रन और अदरवाइज ऑल्सो। मगर चूंकि सरकार जो है वो देख रही है कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, हर वक्त जो है वो आज भी तकरीबन 23 अरब रुपए जो है वो नेट लॉस है। अगर हमारी कुछ जो है एंटरप्राइजेज प्रॉफिट नहीं करती तो मेरे अपने ख्याल में ये 825 हम लेकर बैठे हुए होते हैं इस साल के, जबकि 709 जो है जब मैं ना करते हैं तो तकरीबन फिर वो चीज़ सामने आती है। जब इंजेक्शंस होती हैं
तभी आप देखें कि इक्विटी कुछ 6-7 हज़ार अरब रुपए नज़र आ रही है, वरना तो इक्विटी जो है वो बिल्कुल ही एरोड हो जाती है अगर आप लायबिलिटीज़ और एसेट्स को जो है वो तकरीबन उसका गैप ख़त्म करते। तो कुछ मेरा ख्याल है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल हर जगह पे जो है वो मेरा ख्याल है कि कुछ कोताहियाँ तो नहीं हो रही थी, मगर ये हमारा एक जनरल ट्रेंड है कि हम पब्लिक सेक्टर को नहीं चला सके हैं। मोहम्मद अली, मुझे याद है कि कुछ दिन पहले उस फेस्टिवल में कह रहा था कि सरकार का तो काम ही नहीं है बिजनेस करना, काम तो है प्राइवेट सेक्टर का। सरकार को जो है वो सिर्फ एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म और एक ओवरसाइट करनी है। हालांकि आई डोंट एग्री विथ हिम, क्योंकि इंग्लैंड जैसे मुल्कों में भी कई इदारे जो है अभी भी सरकारी सरपरस्ती में चलते हैं, क्योंकि सिर्फ एक वीक रेगुलेटरी सिस्टम को हम अपने सामने, आज सोलर जो हमारे सामने आया है, जो एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें कही जा रही हैं, एक दिन शाम को आप करते हैं, दूसरे दिन आप एसआरओ निकाल देते हैं, तो ये एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो टोटली अंडर सीज है, अंडर एक कैप्टिव बना हुआ है। जबरदस्त, इसीलिए यही मेरा कमोबेश यही ख्यालात हमारे फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब के भी हैं, जो मोहम्मद अली साहब ने कहा, ये इन्हीं अल्फाज को वो भी मुस्तकिल मुख्तलिफ इवेंट्स में दोहराते रहते हैं। तो जब ये सोच है कि हुकूमत का काम नहीं है बिज़नेस करना, प्राइवेट सेक्टर ने बिज़नेस करना है, तो फिर ये प्राइवेटाइजेशन में इतनी ताख़ीर, पीआईए अभी तक बड़ी स्मूथ तरीके से पिछले 2 माह में प्राइवेटाइज हुई, लेकिन उससे पहले की जो हिस्ट्री है और दीगर इदारों की भी हम हिस्ट्री देख लें ओवरऑल प्राइवेटाइजेशन की, तो पिछले 15-20 साल में कहीं कोई एक कामयाब मिसाल भी मौजूद नहीं है। फिर इतना डिले क्यों किया इस हुकूमत ने? देखिए, अब आपने खुद ही बात की, थोड़े पीआईए से स्टार्ट करते हैं, दूसरी जगहों पे, चूंकि मैं तो प्राइवेटाइजेशन कमीशन में रहा हूँ। अब पीआईए को आप प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, मगर आपके एक्ट जिसके तहत पीआईए बनी थी प्राइवेटाइजेबल ही नहीं था। इसीलिए आप 2016 में जब आप 99 और वहाँ से ऑनवर्ड बातें शुरू करते हैं पीआईए के लिए, तो आप 2016 में लाते हैं, आप इसको कंपनी लॉ के तहत लाते हैं। तो एक फंडामेंटल जो है वो जिसको कहना चाहिए कि दुरुस्तगी की जिसकी ज़रूरत शायद 10 साल पहले थी, वो हुई नहीं। आपने 2016 मिलाए, फिर आपने देखा कि 2020 की भी आपने बातें की, डीलिस्टिंग हुई, फिर आप उसके बाद आपने दूसरी बातें, बदतरीन पार्किंग की बातें की, उसके बाद कई मरतबा एफए अपॉइंट्स हुए। मेरे अपने ख्याल में कि कुछ जो लोग स्टैटिस्टिकली ज़्यादा महारत रखते होंगे वो कहते हैं 2, 2.5, 3 अरब रुपए तो आपको जो है वो सरकार को कम रिसीव होंगे, क्योंकि सरकार तो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर चुकी थी इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एफएस। मगर एफएस के जो मॉडल्स थे, वो मॉडल्स जो है वो किसी तरीके से कामयाब नहीं हो सके। अब एफए का ये मॉडल जो था, इसमें बड़ी लचक थी। लचक क्या थी कि आप इन वन गो जो है इतने पैसे आपने नहीं देने थे। आपने 180 की बात की, वन गो में आप जो है वो इतने पैसे आपको नहीं देने थे। तो यही एक लचक थी, मेरा ख्याल है कि व्हिच क्रिएटेड अ रीजन फॉर प्राइवेटाइजेशन। कल कोई मुझसे पूछ रहा था, आई वाज द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान स्टील मिल आल्सो, कि कल कोई मुझसे पूछा था कि यार पीएसएम क्यों नहीं प्राइवेटाइज हुई। मैंने कहा पीआईए वाला मॉडल ले आए, पीएसएम कल आपकी चली जाएगी। किसी को कहें कि भाई आप सिर्फ 1 अरब रुपए की अदायगी करें, आप पीएसएम ले लें, बाकी आप 60, 70, 50 अरब रुपए जो है वो बाद में दीजिएगा। यही बात किसी एफए ने, पाक चाइना डेवलपमेंट कंपनी वाले ने, जब मैं मेंबर था तो ये बात कही थी। उस जमाने में हमें थोड़ा सा अजीब लगता था कि हम इतने पीनट्स में कैसे स्टील मिल को बेचें, जबकि अगर आपको याद होगा तो किसी ने नाम लिए बगैर कहता हूं कि कहा कि जो पीआईए ले लेगा स्टील मिल उसको 1 रुपए में दे देंगे, या जो स्टील मिल लेगा उसको पीआईए 2 रुपए में दे देंगे। ये बातें तो आलम अश्कार थी। तो इसका मतलब कि फ्रस्ट्रेशन का आलम ये था कि गवर्नमेंट खुद या पब्लिक सेक्टर खुद ये समझ रहा था कि पब्लिक सेक्टर के जरिए ये एंटिटीज नहीं चलाई जा सकती हैं। आज आप रिपोर्ट में अगर आप देखें कि मुझे बताएं कि डिस्को सारी जो है, अगर हम शुरू करें हैदराबाद से लेकर, शुरू करें सेप्को से लेकर आगे हम चले जाएं, इवन लेस्को के फिगर्स में मैं देख रहा हूं कि लॉसेस आ रहे हैं। अब आप आगे चले जाएं, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई में चले जाएं, आप कैस्को में चले जाएं, तो हर जगह आपको लॉसेस ही लॉसेस नजर आ रहे हैं। तो मेरे अपने ख्याल में कि जो प्राइवेटाइजेशन की आप कह रहे हैं कि डिले क्यों है, उस डिले की वजह एक ये भी हो सकती है। मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट में ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा। असद उमर का ख्याल ये था कि सॉवरेन वेलफेयर के तर्ज पे जो है वो एक फंड बनाया जाए और सारी ये जो लॉस मेकिंग और प्रॉफिट मेकिंग को हम वहां ले जाएं। जहां पे जो लॉस मेकिंग है उनको किसी तरह, किसी और तरीके से इसको हम जो है उस प्रॉफिट मेकिंग के साथ किसी तरह अमलमेट करें, कोई तरीके कार निकालें कि चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते प्रॉफिट मेकिंग बनती जाएं। दैट इज SWF बना भी था 2023 में, इफ आई कैन रिकॉल। मगर मैं भी गया था किसी एक मीटिंग में, असद उमर ने कहा था ये दिस इज द ओनली वे वी हैव टू गो इन अलाइनमेंट, जिससे हम प्राइवेटाइजेशन का एक सब्स्टिट्यूशनल जो है वो एक अमल शुरू कर रहे हैं।
मेरे अपने ख्याल में कि वो कभी भी अभी तक मेरा ख्याल है कि उसका कोई इजरा नहीं हो सका, क्योंकि हम लॉज भी बनाते हैं, हम काफ़ी चीज़ें दुरुस्त समत में सोचते हैं, हम दूसरों से चीज़ें बारो भी करते हैं विदाउट विदाउट रीमॉडलिंग देम इनटू आवर लोकल रिक्वायरमेंट। सबसे बड़ी खरीब बात तो ये है कि हम जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स लाते हैं उनकी सोच डेवलप्ड इकोनॉमिक्स के एक मॉडल्स के ऊपर बनी हुई होती है। उनकी सोच जो है यहाँ पे एक अंडर डेवलपमेंट मॉडल्स जो है जो जिसकी हमें सख्त जरूरत है। जैसे आप टीआई का एग्जाम्पल ले लें, मेरे अपने ख्याल में कि इस मॉडल पे स्टील मिल भी बिक सकती थी, इस मॉडल पे और दूसरी चीजें भी बिक सकती हैं। क्या आप इस वक्त सिर्फ 10 रुपए दे दें, बाकी 90 रुपए आप अपने टेन्योर में 2 सालों में 3 सालों में इन्वेस्ट कीजिएगा। अब्दुल जब्बार साहब, हम देखेंगे आने वाले दिनों में इसी मॉडल को हुकूमत दूसरे सेक्टर्स के एसओईज पर भी अप्लाई करती है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियर अब्दुल जब्बार मौजूद थे, साबिक मेंबर प्राइवेटाइजेशन कमीशन। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान ने $1 अरब के एआई इकोसिस्टम प्लान का ऐलान किया और इसका मकसद मईशत में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना और नौजवानों को आलमी मार्केट के काबिल बनाना है। ये ऐलान इंडस एआई वीक के दौरान किया गया और इस ऐलान के तहत हुकूमत 1 मिलियन यानी 10 लाख नॉन आईटी प्रोफेशनल्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरबियत देगी। इसके साथ साथ स्कूल और कॉलेजेस में भी अब एआई तालीम लाजमी बनाने पर गौर किया जा रहा है। पिछले 3 साल में आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में हमने मुसलसल इजाफा होते देखा है। फिस्कल ईयर 2023 में एक्सपोर्ट्स का फिगर $2.6 अरब पर था, जो 2024 में बढ़ा और ये $3.2 अरब को क्रॉस कर गया। फिर माली साल 2025 में ये तकरीबन $3.8 अरब तक पहुंच चुका है, यानी 2 साल में तकरीबन $1.2 अरब का इजाफा हुआ है। फ्रीलांसिंग में भी हमने नुमाया इजाफा होता देखा है। अब ये तेजी इस बात का इशारा है कि आईटी सेक्टर में ग्रोथ पोटेंशियल मौजूद है। पाकिस्तान में तकरीबन 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज आईटी और कंप्यूटर साइंस की डिग्रीज दे रही हैं। अंदाजन हर साल 40 या 50 हजार बल्कि इससे भी ज्यादा आईटी ग्रेजुएट्स मार्केट में आ रहे हैं। मगर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सिर्फ 10 से 15% ग्रेजुएट्स फौरी तौर पर इंडस्ट्री के लिए तैयार होते हैं और ज्यादातर नौजवान नौकरी को तरजीह देते हैं। फ्रीलांसिंग भी नौकरी के मुकाबले में एक बेहतर ऑल्टरनेट इस वक्त बन चुका है। स्टार्टअप कल्चर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मगर रिस्क और इन्वेस्टमेंट की कमी रुकावट कई मौकों पर बनती देखी है हमने। फिर मुल्क में तकरीबन 5500 से ज्यादा पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड रजिस्टर्ड आईटी कंपनीज मौजूद हैं, जबकि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ओवरऑल आईसीटी रजिस्टर्ड कंपनीज की तादाद अब 30,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब ये फिगर्स बताते हैं कि इकोसिस्टम वसी हो रहा है। अगर मौजूदा रफ्तार 15 से 20% सालाना बरकरार रही तो अगले साल आईटी एक्सपोर्ट्स $4.5 या $5 अरब तक भी जा सकती हैं। दरमियानी मुद्दत में ये 8 से 10 अरब तक भी पहुंच सकती हैं, लेकिन इसके लिए पॉलिसीज का तसलसल चाहिए। अब एआई इंडस वीक के दौरान हुकूमती ऐलान के तहत नॉन आईटी प्रोफेशनल्स की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरबियत का मतलब सिर्फ कोडिंग सिखाना नहीं होगा, बल्कि डॉक्टर्स, असातिज़ा, किसानों, बैंकर्स, सरकारी अफसरान और दीगर प्रोफेशनल्स को एआई टूल्स इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। दुनिया में गूगल के अलावा आईबीएम और सिंगापुर जैसे ममालिक ने इसी तरह की अप स्किलिंग स्कीम्स कामयाबी से चलाई हैं। इन प्रोग्राम से आउटपुट में 20 से 30% तक बेहतरी देखी गई है, लेकिन असल चैलेंज सिर्फ तरबियत नहीं है बल्कि मेयार भी है। अगर 10 लाख अफराद को एआई की बुनियादी समझ मिल भी गई तो सवाल यह कि क्या ये लेबर मार्केट में बड़ा फर्क डाल सकेगी। दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेटा सेंटर्स और बिजली की दस्तियाबी भी उतनी ही अहम है। अब सही प्लानिंग के साथ आईटी सेक्टर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का सबसे तेज रफ्तार सेक्टर आने वाले दिनों में बन सकता है। ये टारगेट्स हासिल है या नहीं, इस पर कितनी रफ्तार से काम करना होगा, इस पर हम बात करेंगे। सजाद मुस्तफा साहब, चेयरमैन है पाशा के, हमारे साथ मौजूद हैं। सजाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जितना सीरियसली इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ले रही है, कितना बेहतर है हमारे मुस्तकबिल के लिए, और ये फिर इसको अगर आईटी से हम कनेक्ट करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट्स में ये कितना इजाफा कर सकता है? देखिए, एआई पे कदम ना रखना बिल्कुल ऐसे ही है कि आज से 15 साल पहले हम कहें कि हमने मोबाइल की दुनिया में कदम नहीं रखना। एआई इस वक्त तक आईटी के जितने रेवोल्यूशंस आए हैं, इंटरनेट के बाद शायद ये सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है। और आज अपने यूथ को इसके लिए तैयार करना, मैं जो बहुत खुशी से मैं कहता हूँ कि हम लोग दुनिया से आगे चल रहे हैं, दुनिया के बराबर नहीं, दुनिया से आगे चल रहे हैं, और यही बहुत ज़रूरी है। इमेजिन करें कि हम अगर पहली वो कौम होते जिन्होंने अपने तमाम सिटीजन्स को इंटरनेट इस्तेमाल कर देना सिखा देते, तो आज हम एक टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे होते। जो हमने वहां पे मिस किया, अब हम यहाँ पे हमारे पास एक और मौका है कि हम गेन करें। और ये जो एआई वीक हुआ है,
इसमें हमने नॉन टेक्निकल यूथ 1 मिलियन की हम बात कर रहे हैं। टेक्निकल लोगों की तो ट्रेनिंग एआई में हमने करनी ही करनी है ताकि वो आईटी कंपनीज में काम करें, नए एआई के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाएं। ये हम बात कर रहे हैं नॉन टेक्निकल लोग, आम आवाम को, ताकि वो एआई को इस्तेमाल करें और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, ताकि हमारी जितनी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, एग्रीकल्चर हो, रेस्टोरेंट्स हो, सर्विसेज हो, जो भी हो, वो एआई को इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर करें और क्वालिटी ऑफ देयर वर्क जिस मर्जी शोबे, जिंदगी के शोबे में भी हो, उसको वो बेहतर कर सकें, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो। सो आइडिया ये है कि एआई का इस्तेमाल करना हमने अपने तमाम सिटीजन्स को सिखाना है ताकि वो एआई टूल्स को इस्तेमाल करके वो जिंदगी के जिस शोबे में भी हो उसको बेहतर तरीके से ज्यादा प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कर सकें, ताकि वो ग्लोबल वर्कफोर्स में भी आगे हो और लोकल प्रोडक्शन भी बेहतर कर सकें। सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस एंटायर इन्वेस्टमेंट एंड एआई वीक जी। तो सजा साहब ये बताइएगा कि ये एक अगर हम डिफरेंस करें एक ऐसे मुल्क में जहां 1 से 2 मिलियन के करीब ये एआई के प्रोफेशनल्स हों और एक ऐसा मुल्क जहां पर ये प्रोफेशनल्स नहीं मौजूद हों, क्या फ़र्क होगा दोनों में बुनियादी? एक मुल्क टेक्नोलॉजी वाइज कितना आगे होगा, टेक्नोलॉजी को कितना जल्दी एआई के थ्रू अडॉप्ट कर सकेगा और उसको अपनी ग्रोथ में कन्वर्ट कर सकेगा, और दूसरे मुल्क को फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे? देखिए, आजकल कौमें जो इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन है वो प्रोडक्टिविटी पे है, नंबर ऑफ पीपल पे नहीं। अगर आपके लोग एआई टूल्स को इस्तेमाल करना जानते होंगे तो वो अपना जो भी काम है वो ज्यादा प्रोडक्टिविटीली बेहतर कर सकेंगे, उनकी काम की क्वालिटी भी बेहतर होगी और उनके काम की प्रोडक्टिविटी भी बेहतर होगी, नेशनल प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। फॉर इंस्टेंस, अगर एक आदमी है जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में काम कर रहा है, लेट्स से टेक्सटाइल की प्लानिंग कर रहा है, सेल्स की प्लानिंग कर रहा है या प्रोडक्शन की क्वालिटी को चेक कर रहा है, अगर वो एआई टूल्स को जानता है तो अपना काम एक आदमी जो है 4, 5, 7, 10 लोगों के बराबर का काम कर सकेगा। कॉन्सिक्वेंटली आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, आप उसी एक फैक्ट्री से 10 गुना प्रोडक्शन ले सकेंगे, बजाय इसके कि जो अगर 1 यूनिट आज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप एआई के साथ 5 गुना 7 गुना ज्यादा प्रोड्यूस कर सकेंगे और कॉन्सिक्वेंटली हमारे रिसोर्सेज ज्यादा एफिशिएंटली यूज होंगे। और ये हमारी तरह के काम जहां पे कौमें जिनके लिए प्रोडक्शन रिसोर्सेज जहां पे बहुत कम है, जहां पे एनर्जी का यूज हमें ज्यादा एफिशिएंटली करना है, अपने जितने भी कम वसाइल हैं उनको ज्यादा प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करना है, ये और भी ज्यादा जरूरी है। और आई बिलीव कि ये एक वाहिद रेवोल्यूशन है जो हमें टेक्नोलॉजी में और इकोनॉमी में लीप फ्रॉग कर सकता है। ये बहुत अच्छा इकदाम है, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा ये स्टेप है और हमें जरूर इनकरेज करना चाहिए और अपने यूथ को इनकरेज करना चाहिए कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स जितने भी दुनिया में हैं उनमें खुद इनिशिएटिव लेके इस्तेमाल करें और सीखें। और सजा साहब, ये अब इसके जहाँ बहुत सारे पॉजिटिव व्यूज़ हम देख रहे हैं, जहाँ हम इसको अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वहीं इसके कुछ मनफी इस्तेमाल भी हैं। हम फेक वीडियोस, फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक ऑडियोज़ की सूरत में उसको देखते हैं। अब अगर ये इसका भी सीरियसली मनफी इस्तेमाल इस तरह से बहुत ज़्यादा आम हो जाए तो फिर ये कितना ख़तरनाक हो सकता है और इससे बचा कैसे जा सकता है? इसके लिए फिर क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं? जी देखिए, जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, न्यूक्लियर जो भी हो, उन सब के बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव यूज होते हैं। हाउएवर जो पॉजिटिव यूजेस होते हैं दे फार आउटडू द नेगेटिव यूजेस ऑफ द टेक्नोलॉजी। ओवरऑल सोसाइटी ने टाइम एंड अगेन ये साबित किया है कि टेक्नोलॉजी की जो पॉजिटिविटी है वो नेगेटिविटी को हमेशा हरा देती है। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान में इस वक्त कवानीन मौजूद हैं पीका एक्ट के मुताबिक जो इस किस्म के नेगेटिव यूसेस के आर नाउ क्रिमिनल एक्ट्स, जिसमें लोग आप जेल जा सकते हैं और एथिकल बाउंड्रीज अराउंड एआई आर बीइंग वेरी वेल डिफाइंड। अभी जो एआई डिक्लेरेशन हुई है इसमें एथिकल यूज ऑफ एआई के ऊपर बड़ा स्पेसिफिक फोकस है और पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के नीचे इसी रेफरेंस में बनी है। और हमारी इवन पाशा जो पाकिस्तान टेक्नोलॉजी एसोसिएशन है, हम लोग भी अपनी सारी कंपनीज को यही कहते हैं कि वो और वी हैव अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट अराउंड एथिक्स ऑफ एआई जी। और सजा साहब, ये इस वक्त दुनिया में हम देख रहे हैं सॉवरन एआई की अहमियत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पोजीशन लिए हुए सॉवरन एआई में, और इस मौके पर पाकिस्तान के लिए खुद सॉवरन एआई की कितनी अहमियत है? जी देखें, एआई की सॉवरेनिटी बिल्कुल वैसे ही है जैसे ज्योग्राफिकल सॉवरेनिटी है, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है, डिजिटल सॉवरेनिटी है। इस तरह एआई की सॉवरेनिटी की आज बात हो रही है और इसके मुख्तलिफ लेवल्स हैं। अगर आप देखें, इसकी एआई की सॉवरेनिटी शुरू होती है डेटा सेंटर और कंप्यूट से। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 20 के करीब डेटा सेंटर्स आ रहे हैं। पहला एआई इनेबल डेटा सेंटर पाकिस्तान में इस वक्त बन चुका है। उसके ऊपर हमारे लोकल एलएलएम्स के ऊपर काम हो रहा है, जो लर्निंग मॉडल्स होते हैं, लार्ज लर्निंग मॉडल्स होते हैं, कुछ बन भी चुके हैं, कई मजीद के ऊपर काम हो रहा है।
और हम लोग इसमें यूल बी सरप्राइज टू नो टेक्नोलॉजी में कोई बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है बाकी दुनिया में। अगर हम लेट्स से अमेरिका और चाइना नहीं है तो हम शायद उससे नेक्स्ट लेवल में आ जाते हैं। हमारी एआई कंपनीज जो हैं दे आर सेकंड टू नन इन द वर्ल्ड। हम लोगों के रोबोटिक्स में बहुत काम हुआ है, हमारी साइबर सिक्योरिटी में बहुत काम हुआ है, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत जल्दी अडॉप्शन है विद इन आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विद इन आवर सप्लाई चेन सेक्टर। हमारे एआई का इस वक्त जो कंपनियां फ्रैंकली इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, जो कंपनियां ये काम नहीं करेंगी वो बहुत पीछे रह जाएंगी और शायद ख़त्म हो जाएंगी। सो इसलिए अडॉप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस वक्त बहुत स्ट्रांग है। एग्रीकल्चर के अंदर यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हमारा एआई का यूज़ बहुत ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट हो रहा है और आपने अभी देखा होगा बहुत सारे ड्रोन्स वगैरह हैं। सो ड्रोन्स की यूसेज बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ, हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है एंड वी आई एम वेरी प्राउड एंड ऑनर्ड टू से कि हम एआई में दुनिया में बहुत पीछे नहीं है बाकियों से, बल्कि वी कैन रब शोल्डर्स विद द बेस्ट। बहुत शुक्रिया सजाद मुस्तफ़ा साहब, चेयरमैन साहब मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में ऑटो सेक्टर अब बहुत तेज़ी से बहाली के मरहले में दाखिल हो चुका है, जो साल डेढ़ साल पहले बहुत स्ट्रगल कर रहा था। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के मुताबिक माली साल 2026 के पहले 7 माह में गाड़ियों की सेल 43% बढ़कर 1,11,377 यूनिट्स तक पहुंच गई है। और पिछले साल इसी अरसे में गाड़ियों की ये सेल 77,000 से कुछ जायद रही थी। जनवरी 2026 में ये फ़रोख्त 23,000 से जायद यूनिट्स रही है, जो पिछले 43 माह की बुलंद तरीन सतह रही है। अब इस इजाफे की सबसे बड़ी वजह स्टेट बैंक की पॉलिसी रेट में कमी है। इंटरेस्ट रेट 22% से कम होकर तकरीबन 10.5% पर आ चुका है और फाइनेंसिंग सस्ती हुई है, जिससे इंस्टॉलमेंट्स में कमी आई है, जिससे मिडिल क्लास के लिए अब गाड़ी खरीदना पहले की निस्बत किसी हद तक आसान हो चुका है, गो कि अभी भी इंटरेस्ट रेट डबल डिजिट में ही मौजूद है। अब बैंक्स ने भी नरम शराइत के साथ कर्ज देना शुरू किया है और इससे कई साल से रुकी हुई मार्केट की डिमांड अब वापस आई है। ट्रक और बसों की सेल में भी 91% का बड़ा इजाफा हुआ है और ये 4,633 यूनिट्स तक पहुंच गई हैं। अब इस ट्रेड को इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स में बेहतरी की अलामत कहा जा रहा है और मोटरसाइकिल और रिक्शा सेल भी 32% बढ़ी हैं और 11 लाख से जायद यूनिट्स की सेल रिकॉर्ड हुई है। तमाम ट्रैक्टर फरोख्त में 23% की कमी हमने देखी, 15,434 यूनिट्स तक अब ये नीचे आ गई है और इसकी वजह ज़राई शोबे में जो लागत है उसमें इजाफा है और किसानों की कमज़ोर आमदन है। एक्सपर्ट से बताते हैं कि इस रवा माली साल के अख्ताम तक गाड़ियों का जो फिगर है वो 1,70,000 से 1,80,000 यूनिट्स तक भी जा सकता है और अगर इंटरेस्ट रेट में मजीद कमी हो जाती है तो ये तादाद एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2.5 लाख यूनिट्स तक भी बढ़ सकती है। माजी में 2017-18 के फिगर्स हमारे सामने हैं, फिर 21-22 के फिगर्स भी हमारे सामने हैं, जब ये फरोख्त 2,30,000 यूनिट से ऊपर जा चुकी है। यानी मौजूदा रफ्तार खासी पॉजिटिव है, मगर अभी भी रिकॉर्ड सतह से काफ़ी नीचे है। अब एक तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 से 26 के तहत हुकूमत ने बरकी गाड़ियों के लिए टैक्स और ड्यूटी में रियायत दे दी है, तो पंजाब में स्मोक की वजह से ईवी बाइक्स को बहुत बेहतर तरीके से वेलकम किया जा रहा है, खुसूसी सपोर्ट दी जा रही है। इसके बावजूद ईवी का हिस्सा अभी भी कुल मार्केट का 1% से भी कम है। अब वजह ये है कि उसकी कीमत ज़्यादा है, मॉडल्स बहुत महदूद हैं, इंपोर्टेड गाड़ियों में कमी देखी गई है क्योंकि हुकूमत ने मकामी असम्बली को तरजीह दी है और इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद में भी एक ख़ास नुमाया कमी आई है और इससे मकामी कंपनीज़ जैसे सुजुकी है, टोयोटा, दीगर ब्रांड्स हैं, उनको फ़ायदा हुआ है। अब अगर तज्जियाती तौर पर देखा जाए तो कम शरह सूद, बेहतर माशी एतमाद और सनती सरगर्मी ने ऑटो सेक्टर को खासा सहारा दिया है। अगर पॉलिसी तसलसल इसी तरह से जारी रहा और ज़राअत को सपोर्ट मिली, अली तवील मुद्दती तरक्की में भी बदल सकती है। लेकिन ये कितना आसान होगा, ये जो 43 माह की हमने एक सतह को एक बार फिर पार होते देखा है, 2018-19 और फिर 21-22 वाली सतह कैसे वापस आएगी, इस पर हम बात करेंगे। मशहूर अली खान साहब ऑटो एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर चेयरमैन है पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एसेसरीज मैन्युफैक्चरर्स के। बहुत शुक्रिया मशहूर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये 1 लाख से ज़ायद यूनिट्स इन 7 माह में सेल हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये साल ख़त्म होते होते हम 1.5 लाख 1,60,000 से ज़ायद यूनिट्स तक पहुंच जाएंगे, तो ये एक बेहतर समत है, बेहतर रिकवरी है मार्केट की। जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सूरत हाल अगर आपने जिस तरह से इंट्रो में दिया है, देखिए आपका 22-23 इज नॉट गुड ईयर फॉर द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन पाकिस्तान और 23-24 और 24-25 आपका कुछ इम्प्रूव होना शुरू हुआ। तो उम्मीद कर रहे हैं जिस तरह से 25-26 के 7th मंथ की परफॉर्मेंस है, ये एक्सपेक्टेशंस है कि 180 के 190 के करीब हम इंशाअल्लाह ताला पहुंचेंगे।
ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में। तो इसका जो बुनियादी वजूहात हैं वो तो आपने इंट्रो में दी है। सबसे बड़ा तो 24% जो आपका इंटरेस्ट रेट था उसका आज 10.5 है, और पॉजिटिव अगर यही रहा कि सिंगल डिजिट पे जिस तरह से इंडस्ट्रीज डिमांड करती है, अगर ये हो जाता है तो डेफिनेटली हम इंशाल्लाह तो 200 को भी क्रॉस करेंगे। दूसरा रीजन आपने कहा कि यूज कार का, डेफिनेटली देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन जब किसी भी कंट्री में हम फोकस करते हैं तो उसमें जाहिर है इनपुट को आपको रिव्यू करना पड़ेगा। तो दोनों चीजें बैलेंस नहीं हो सकती कि आप एक तरफ इनपुट को भी अलाउ कर लें और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये बड़ा मुताजिब था। तो गवर्नमेंट का जो एक्शन है इस वक्त बड़ा पॉजिटिव है कि उसने इंपोर्ट को बैन करके, जो पाकिस्तान में 3 OEMs थे आज 17 OEMs हैं। तो यार आप पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी बहुत है, 17 OEM है। अगर हम एवरेज ले लें फोर्ड व्हीकल्स पर मॉडल पर OEM तो इस वक्त 60+ मॉडल्स पाकिस्तान के ऑन रोड्स मौजूद हैं। तो कंज्यूमर के पास 60 डिफरेंट शेप, डिजाइन, डिफरेंट फीचर्स के साथ वो जो मॉडल मौजूद हैं, तो जाहिर है उनको हमें प्रमोट करना चाहिए। इसके साथ रिलेटेड क्योंकि पॉलिसी का एक हिस्सा था जिसका इंसेंटिव इस वक्त न्यू इंटेंट ने लिया, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे थे पाकिस्तान में, और उसके तहत आपको एक CBO की रिलीफ मिली, आपको CKD में रिलीफ मिला, आपको SKD में रिलीफ मिला। तो वो एक रिलीफ एक पीरियड तक था जो जून 2026 को खत्म हो रहा है। यहां से यू टर्न आएगा कि गवर्नमेंट क्या वाकई लोकलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड SME ग्रोथ, क्योंकि बात अभी हमने पिछले दिनों देखी कि गवर्नमेंट SME ग्रोथ की भी बात करती है। ये जो SME ग्रोथ है बेस है ना, लोकलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एंड देन आपकी SME ग्रोथ होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ईयर है 2026 कि गवर्नमेंट अपने आने वाली जो फ्यूचर अप्रोच है, जो उसका माइंडसेट है, वो इस 2026 में किस तरह से सेट करता है कि अगर वो इन चीजों को फोकस कर रहा है कि आपके पास, क्योंकि आप देखें इस वक्त आप IMF के प्रोग्राम में आपके रिजर्व सिलेक्टेड है, इस रिजर्व को आपने अगर स्मार्टली मूव या यूज नहीं किया तो ये रिजर्व तो आपके फिर डिक्लाइन हो जाएंगे, और देन फिर हम 2-2.5 साल के बाद फिर एक क्राइसिस में आएंगे इकोनॉमिकली। तो उससे बचने के लिए हमें इस वक्त एक पॉलिसी की जरूरत है जो कि लोकलाइजेशन हो, बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेसिस पे हम SME को ग्रोथ दे सके। और मशहूर साहब, ये जो हमने इंटरेस्ट रेट में तो कमी देखी है, लेकिन जो बेस प्राइस है, जो ग्रॉस प्राइस है ख़ासतौर पर कार्स की, वो उसमें कैसे कमी मुमकिन हो सकती है? बाइंग पावर लोगों की बढ़ रही है, कुछ कंपनीज़ के चंद एक मॉडल्स में तो हमने माइनर सी कमी होते देखी है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन अभी भी वहीं पर है, कीमतें बरकरार हैं अभी भी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। देखें पहले हमारे पाकिस्तान में 3 OEMs थे, आज हमारे पास 17 OEMs, और मैंने अभी आपसे कहा कि 60 डिफरेंट मॉडल्स ऑन रोड हैं। अब वो OEM ही सक्सेसफुल हो पाएगा जो अपने मॉडल्स में फीचर्स, अपने मॉडल्स में उसकी डिजाइनिंग और अपने मॉडल की प्राइसेस को कंट्रोल कर पाएगा। अगर ये प्राइसेस, फीचर आपकी अट्रैक्टिव होगी, डिजाइन अट्रैक्टिव होगा, तो कंज्यूमर आपसे जरूर चूज करेगा, क्योंकि उसके पास 60 डिफरेंट शेप्स मौजूद हैं। तो वही चूज करेगा जो उसकी अट्रैक्टिव होगी, जो उसकी रिजनेबल प्राइसेस में आएगी। प्राइस कंपटीशन फाइट तो शुरू हो चुकी है। OEMs, डिफरेंट OEMs है, जापान भी मौजूद है, कोरिया भी मौजूद है, चाइना भी पाकिस्तान में मौजूद है। हर OEMs अपनी एक मार्केट पोजीशनिंग चाहेगा। इस वक्त तक पाकिस्तान का जो मार्केट लीडर है स्मॉल कार्स में, वो अगेन जापानीज ब्रांड, वो पाकिस्तान की मासस को वो कवर कर रहा है। जो एलीट क्लास को अगर हम देखते हैं तो उसमें आपके पास सेगमेंट जापानीज का भी आता है, और कुछ शेयर आजकल चाइनीज ने भी SUV में लिया हुआ है। तो वो चीजें डिपेंड करती हैं कि हम अपनी प्राइसेस को किस तरह से कंज्यूमर के लिए अट्रैक्टिव देंगे। आज ओपन मार्केट नहीं है कि हम अपनी प्राइसेस मेंटेन रखते हैं और समझते हैं कि हम मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे चाइनीज या कोरियन। तो ये मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म नहीं होगा, तो उनको तो प्राइसेस रिव्यू करनी पड़ेगी। उनके लिए चैलेंज ये है कि जापानीज की हम कहते हैं कि 60 to 70% लोकलाइज्ड मॉडल में उसके कंपोनेंट्स पाकिस्तानी लग रहे हैं, एज कम्पेयर टू अगर हम कोरियन और चाइनीज की बात करते हैं तो अभी उनकी लोकलाइजेशन का लेवल वो नहीं है। वो इंसेंटिव था जो प्राइसेस का, जिसकी वजह से वो अभी लॉन्चेस कर रहे हैं, मगर जून 2026 के बाद ये पॉलिसी के तहत ये इंसेंटिव उनके खत्म हो जाएंगे। तो डेफिनेटली उनको ये काम करना चाहिए एग्रेसिवली कि अपनी लोकलाइजेशन को बढ़ाएं। ये चीज अभी हमें शायद नजर नहीं आ रही, मगर एंड ऑफ दिस ईयर ये पिक्चर क्लियर हो गई कितनी वो लोकलाइजेशन पाकिस्तान में कर रहे हैं। तो वो जब लोकलाइजेशन करेंगे तो कॉस्ट रिड्यूस होगी तो एक कंज्यूमर को एडवांटेज होगा। ये OEM बेस है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए गवर्नमेंट किस तरह से अपनी टैक्सेस को रिव्यू करती है सेगमेंट वाइज, स्मॉल
कार्स का सेगमेंट हो या सेडान कार का सेगमेंट हो, देखें जिस तरह गवर्नमेंट की इस वक्त प्रायोरिटीज क्या होगी, क्या हमारे जो आम कंज्यूमर है स्मॉल सेगमेंट में वो किस तरह से प्राइस स्ट्रक्चर को वो रिड्यूस करे ताकि मासेस को कवर कर पाए। इसी तरह सेडान कार है तो सेडान कार के सेगमेंट्स में हम किस तरह से अपनी टैक्सेस को रिड्यूस कर सकते हैं एक आम आदमी के लिए। तो ये पॉलिसी का इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें जो हम एक कॉन्सेप्ट आता है वो ये है कि हमारे पास 17 OEMs है। हर OEM अगर एक मॉडल को चूज कर ले कि हमें वो अपने हेडक्वार्टर से यानी कि जापान, चाइना और कोरिया से पूछ कर आए उस मॉडल की लोकलाइजेशन कितनी करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मशहूद अली खान साहब, ऑटो पर हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।